बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक विशेष टॉपिक पर चर्चा के लिए, जो कि आरओ के लिए है, स्पेशली मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। देखिए, मौलिक अधिकारों से संबंधित यदि सवाल बनता है, खासकर पीसीएस प्रीलिम्स में और आरओ प्रीलिम्स या मेंस में, तो विशेषताओं से सवाल बनने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। इसीलिए कम समय में विशेषताओं से संबंधित जो बातें आपके लिए उपयोगी हैं, उन बातों पर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ये जान लीजिए। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करते हैं। यदि अधिकारों की बात की जाए तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव साहब, उन्होंने इस बात की सिफारिश की थी कि अधिकारों को 2 वर्गों में बांट के रखा जाए संविधान में। एक ऐसे अधिकार जो गारंटीड अधिकार हो, यानी जिस पर गारंटी दी जाए, जिस पर सुरक्षा दी जाए, हनन के मामले में संविधान के द्वारा सुरक्षा मिले, जैसे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों पर गारंटी दी गई है। यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 से आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। गारंटी का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे कोई सामान आप खरीदते हैं और गारंटी मिलती है तो उसके लिए आप क्लेम करते हैं बाद में जाके, वैसे ही मौलिक अधिकारों पर गारंटी मिली है, संविधान के द्वारा सुरक्षा मिली है। और दूसरे अधिकार संविधान के भाग 4 में रखे गए हैं, जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। वो नॉन गारंटीड है, यानी वो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, उन पर गारंटी नहीं है, उसके लिए आप कोर्ट में जाके दावा नहीं कर सकते हैं। तो अधिकारों को 2 वर्गों में बांट के रखने की सलाह BN राव साहब ने दी थी। और इसी तरह से मौलिक अधिकार को गारंटीड राइट्स के तौर पर संविधान के भाग 3 में रखा गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में रखा गया। तो यहाँ पर हम लोग मौलिक अधिकारों की विशेषताओं से संबंधित चर्चा करेंगे। खैर, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 है, पार्ट 3 में वर्णित है। संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक 6 वर्गों में बांट के मौलिक अधिकारों को रखा गया है, यानी 6 भागों में क्लासीफाई किया गया है। शुरुआत में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार 7 भाग में वर्णित थे, जिसमें एक था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार। लेकिन संपत्ति का अधिकार संसाधनों के उचित वितरण में और विकास में बाधा बन रहा था, इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा उसे ले जाके रख दिया गया 300A में, यानी 300 का में। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई इसकी विशेषताओं में कि मौलिक अधिकार गारंटीड राइट्स हैं। गारंटीड राइट्स हैं, यानी उन पर गारंटी मिली हुई है। मौलिक अधिकारों के लिए आप कोर्ट में जाके दावा कर सकते हैं, ये राज्य के लिए बाध्यकारी हैं। कहा जाता है ये प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय यानी कोर्ट में जाके आप क्लेम कर सकते हैं, या इसे आप इस तरह से भी कहते हैं कि वाद योग्य हैं या न्यायोचित हैं। तीनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तीनों का एक ही अर्थ होता है कि प्रवर्तनीय है, वाद योग्य है, न्यायोचित है। दैट मीन्स कि कोर्ट में जाके आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मौलिक अधिकार में लिखा हुआ है कि आप सुबह उठेंगे तो आपको एक रसगुल्ला मिलेगा और नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट में जाके आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई संविधान में लिखा है मिलना चाहिए, यानी सरकार के खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो राज्य के खिलाफ संरक्षित हैं, यानी राज्य के खिलाफ भी कोर्ट का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं, राज्य के खिलाफ भी प्राप्त हैं। और साथ साथ मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के खिलाफ भी प्राप्त हैं। ये राज्य के खिलाफ भी प्राप्त हैं, साथ ही साथ ये व्यक्ति के खिलाफ भी प्राप्त हैं, इंडिविजुअल के खिलाफ भी प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार राज्य के लिए बाध्यकारी होते हैं। मौलिक अधिकार राज्य की बाइंडिंग ड्यूटी है, ये राज्य के लिए क्या है, राज्य के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, राज्य के लिए बाइंडिंग है, यानी राज्य के लिए बाध्यकारी है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं चोरी मत करो, और एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ गरीब की मदद करो। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, चोरी मत करो और दूसरा मैंने लिखा गरीब की मदद करो। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है। चोरी मत करो, अगर आप चोरी करेंगे तो बाई लॉ पनिश किए जाएंगे, कानून के अनुसार क्या दंडित किए जाएंगे, यानी चोरी नहीं करना आपके लिए बाध्यकारी है। गरीब की मदद करो पॉजिटिव कनोटेशन है, चाहे तो आप गरीब की मदद करें और चाहे तो आप गरीब की मदद न करें। तो मौलिक अधिकारों का जो नेचर है, यानी मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है, वो नकारात्मक है। सारे नहीं, लेकिन ज्यादातर मौलिक अधिकार, आप ऐसे कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ज्यादातर फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। ठीक है, ज्यादातर मौलिक अधिकारों की प्रकृति निगेटिव है, यानी नकारात्मक है। ये राज्य के लिए बाध्यकारी हैं, कोर्ट में जाके आप इन्हें क्लेम कर सकते हैं। हनन की स्थिति में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों और विधिक अधिकारों में जो सामान्य अंतर होता है वो यही होता है कि जो आपके लीगल राइट्स होते हैं, जो कानून के द्वारा मिलते हैं, और जो आपका मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 के द्वारा मिला हुआ है, इसमें एक सामान्य अंतर यह भी होता है कि मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में आपको संविधान के द्वारा सुरक्षा मिली हुई है।
ठीक है। और अगर किसी लीगल राइट यानी किसी विधिक अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए कानून के द्वारा सुरक्षा मिलती है, और इस पर संविधान के द्वारा सुरक्षा मिली है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। डायरेक्ट 32 से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हनन के मामले में, 226 से कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित है, यूएस से प्रेरित है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अमेरिका पहला देश था जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी लिखित संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया। लिखित संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश था अमेरिका। वहां पर इसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, अधिकारों के विधेयक के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकारों में क्या संशोधन हो सकता है, तो इसकी विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है, जी हाँ, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, यानी ये अमेंड हो सकते हैं, संशोधनीय है, दैट मीन्स कि अमेंड हो सकते हैं, संशोधन हो सकता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जो अनुच्छेद बताता है वो अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तो इस तरह से संसद मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है लेकिन मौलिक अधिकारों के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मूल ढांचा क्या है, तो मूल ढांचा कहीं वर्णित नहीं है, कहीं दिया नहीं है किसी कानून में, किसी संविधान में, बल्कि मूल ढांचा समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताता है कि आखिर मूल ढांचा है क्या। अब आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा कि आखिर मौलिक अधिकारों में कोई ऐसी बात बता दीजिए जो मूल ढांचा है। तो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 32 को सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा डिक्लेयर किया है एल चंद्र कुमार केस में, कि उसे हटाया नहीं जा सकता, उसे संशोधित नहीं किया जा सकता। खैर, निष्कर्ष के रूप में मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों का क्या निलंबन हो सकता है? भाई, मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं। निलंबन का मतलब ये नहीं होता है कि कानून की किताब से फाड़ के फेंक दे, नहीं। निलंबन का मतलब ये होता है कि जिस समय मौलिक अधिकार निलंबित होंगे उस समय उस पर रेमेडी नहीं मिलेगी, यानी उपचार नहीं मिलेगी। जैसे अभी सामान्य स्थिति है, सामान्य स्थिति में यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट और 226 से हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में यदि आपके किसी मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर दिया गया है तो उसके लिए आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। तो प्रावधान यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर। 20 और 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि 20 और 21 निलंबित नहीं होगा। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबित किया जा सकता है। ये मत सोचना कि निलंबित हो जाएगा, कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगी मौलिक अधिकार गए हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश से मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं 20 और 21 को छोड़कर। यह बात लिखी हुई है अनुच्छेद 359 में। और अनुच्छेद 358 में लिखा है कि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल यदि बाह्य आधार पर लगा हो, जिसे आप बाह्य आपातकाल कहते हैं, तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है यदि राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आधारों पर लगा है। ठीक है, यानी बाह्य आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा और बाकी मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के आदेश के साथ निलंबित हो सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर बाकी निलंबित हो सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जो कि गारंटीड राइट्स हैं, इन पर गारंटी मिली हुई है। एक बार रिवाइज कर देता हूं, गारंटी मिली हुई है, प्रवर्तनीय है, वाद योग्य है, न्यायोचित है, यानी कोर्ट में जाके आप क्लेम कर सकते हैं, राज्य के खिलाफ भी प्राप्त हैं और व्यक्ति के खिलाफ भी प्राप्त हैं, राज्य के लिए बाध्यकारी होते हैं। ज्यादातर मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? नकारात्मक होती है। मौलिक अधिकार कहां से प्रेरित है भैया? यूएस से प्रेरित है, यानी अमेरिका से प्रेरित है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का क्या निलंबन हो सकता है? जी हां, मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान इसका निलंबन हो सकता है। क्या मौलिक अधिकार संशोधित किए जा सकते हैं? संशोधनीय है। जी हां, अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, यानी मौलिक अधिकार क्या है? संशोधनीय है। ठीक है, तो ये है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपने 5-6 मिनट में ये जाना कि आखिर मौलिक अधिकार की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, जरूर बताइएगा टिप्पणी सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा। साथ ही साथ आपके लिए एक सूचना है कि इस समय हमारे यहाँ एक विक समर सेल ऑफर चल रहा है। ऑफर की तिथि बढ़ा दी गई है, अभी ऑफर 8 जून तक है। ठीक है, शानदार बचत, दमदार तैयारी। हमारे उत्कर्ष एप्लीकेशन में यदि आप किसी भी यूपीपीसीएस के कोर्स में एनरोल करते हैं या आरओ के किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, यूपीपीसीएस के कोर्स में या आरओ के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं तो आपको मिलेगा अप टू 90% तक का डिस्काउंट। ठीक है, अप टू 90% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करते हैं तब। और साथ ही साथ आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है, और हमारे यहाँ 2 तरह के कोर्सेज ऑनलाइन में चलते हैं, एक प्राइम, एक स्टैंडर्ड। और यदि आप प्राइम कोर्स में एनरोल करते हैं
यानी प्राइम कोर्स आप परचेज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है यदि आप लगाएंगे कूपन कोड प्राइम। यानी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए खासकर प्राइम कोर्सेज में आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा प्राइम। तो हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को दमदार बनाएं, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है, साथ ही साथ न सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज पर बल्कि उत्कर्ष एप्लीकेशन की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर 8 जून तक आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और न सिर्फ कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर बल्कि हमारे बुकशाला एप्लीकेशन की जो किताबें हैं, ठीक है, उत्कर्ष बुकशाला की सभी पुस्तकों पर भी आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप सब आरओ में चयनित हों, देश के विकास का माध्यम बने, समाज के विकास का माध्यम बने, आपके सपने पूरे हों, आपके परिवार के सपने पूरे हों। कई दिनों से आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग सही दिशा में, सही रणनीति के साथ तैयारी करिए। बहुत कम दिन बचे हुए हैं। इन दिनों में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दे सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और रिवीजन करिए। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हो। इन्हीं शब्दों के साथ इस सेशन को हम लोग विराम देते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।